वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 30 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है वित्तीय खुफिया इकाई भारत के बारे में। तो अभी हाल ही में ऑफशोर संस्थाओं के खिलाफ अनुपालन कार्रवाई के हिस्से के रूप में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को अनुपालन कार्ड बताओ नोटिस जारी किया है। तो तभी ये चर्चा में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। वित्तीय खुफिया इकाई भारत के बारे में। तो इसकी स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण करने, उनका विश्लेषण करने और उनके प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट अपनी सौंपता है। FIU और IND के कार्य क्या हैं? तो इसके जानकारी का संग्रह करना, इसमें नगद लेन देन रिपोर्ट और गैर लाभकारी संगठन लेन देन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट और अचल संपत्ति व खरीद या बिक्री रिपोर्ट और विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं से संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वागत बिंदु के रूप में ये कार्य करते हैं। सूचना का विश्लेषण करना दूसरा इनका कार्य है। इसके अंतर्गत ये मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित अपराधों के संदेह का सुझाव देने वाले लेन देन के पैटर्न को उजागर करने के लिए प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते हैं। और तीसरा है सूचना साझा करना। तो इसमें राष्ट्रीय खुफिया कानून प्रवर्तन एजेंसियां, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ जानकारी साझा करते हैं। केंद्रीय भंडारक के रूप में भी ये कार्य करते हैं। इसमें रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। समन्वय, तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और उससे संबंधित जो अपराधों से निपटने के लिए प्रभारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से ये वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह और इनके साझाकरण को समन्वित और उनको मजबूत करते हैं। अनुसंधान और विश्लेषण, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग प्रवृत्तियों, टाइपोलॉजी और विकास पर रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी और उनकी पहचान करते हैं। अब देख लेते हैं वर्चुअल डिजिटल संपत्ति क्या होती है। तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति ये आयकर अधिनियम के अनुसार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ये क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों और उनके ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्पन्न जो की गई जानकारी, कोड संख्या या टोकन जो भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा नहीं है को संदर्भित करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या व्यापार इसका किया जा सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसको माइनिंग कंप्यूटर के द्वारा ही होता है और एक दूसरे सॉफ्टवेयर से ही ट्रांसफर इसका हो जाता है। तो उसी तरह से मतलब होता है। और ये इसकी परिभाषा में विशेष रूप से एक अपूर्णीय टोकन या उसके समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे जिसे भी नाम दिया जा सकता है। तो वही क्रिप्टो करेंसी जैसी होता है, वही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति यही होती है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है वो। हमारा अगला आर्टिकल है यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने 4 बिलियन यूरो की पूंजी वृद्धि को मंजूरी दी है, जो अपने बैंक को अपने यूक्रेन निवेश को दोगुना करने में सक्षम बनाएगी। तो यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बारे में देखते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य स्थायी और खुले बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देना और उनको नवाचार को बढ़ावा देना है। इसको साम्यवाद के पतन के बाद मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट अर्थव्यवस्था विकसित करने और उसके पूर्वी यूरोपीय और पूर्व सोवियत देशों को लोकतंत्र में बदलने में मदद करने के लिए अप्रैल 1991 में स्थापित किया गया था, जब सोवियत संघ का 91 में ही विघटन हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। ये सामान्यतः अन्य वाणिज्यिक ऋण देने वाले जो भागीदारों के साथ मिलकर तथा ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध देशों की मुख्य रूप से निजी उद्यमों के लिए परियोजनाओं का वित्त पोषण प्रदान करता है। ये नगर पालिकाओं, सेवाओं के निजीकरण, पुनर्गठन और सुधार का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक भागीदारों के साथ काम करता है। ये निजी क्षेत्रों के विकास का समर्थन करने के लिए निवेशकों को वित्त पोषित करने, व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने और देशों को उच्च स्तरीय नीति संवाद में शामिल होने के द्वारा ये ऐसा करता है। ये मध्य और पश्चिम एशिया के उत्तरी अफ्रीका के देशों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देता है और यह वित्त और नीति सुधार में विकासात्मक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी केंद्रित है। यह संगठन पर्यावरणीय रूप से सतत विकास और लैंगिक असमानता को भी बढ़ावा देता है और ये पूरी तरह से पारदर्शी होने का वादा करता है। सदस्यता तो
VRD का स्वामित्व 72 देशों और यूरोपीय संघ और यूरोपीय निवेश बैंक के पास है। ये प्रत्येक शेयरधारक को निदेशक बोर्ड में व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व इसका किया जाता है, जिसके पास बैंक का समग्र अधिकार होता है और इसकी समग्र रणनीतिक दिशा को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत जुलाई 2018 में इस बैंक में शामिल होने पर EBRD का 69वां शेयरधारक बना था। भारत 69वां शेयरधारक है और शामिल हुआ था 2018 में, ध्यान रखना। आइए देख लेते हैं अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, GWST के बारे में देखते हैं। तो इसका संचालन के पहले पूर्ण कैलेंडर वर्ष के बाद ये खगोलविदों ने हजारों वर्ष से नए खोजे गए ग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग कर रहे हैं। तो अब इसके बारे में तभी देख लेते हैं थोड़ा। तो ये JWST का निर्माण नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से किया गया था। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और अब तक ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। ये अंतरिक्ष में एक बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करता है, जिसे L2 लैग्रेंज बिंदु मतलब 2 अंतरिक्ष एक गुरुत्वाकर्षण स्थित स्थान पर ये स्थित है और वहीं से ये जानकारी प्राप्त कर रहा है। हमारा जो आदित्य L1 भेजा है तो वो L1 पॉइंट पे भेजा गया है। ये पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल पर 5 बिंदुओं में से एक पर है, यानी L2, L1, L3, L4, L5 है, उनमें ये L2 पर है। और ये मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें ब्रह्मांड में प्रथम प्रकाश, प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का संयोजन, सितारों का ग्रही प्रणाली और ग्रहों का जन्म यानी उनकी जीवन की उत्पत्ति सहित उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी चीज़ों का अध्ययन ये करेगा। इसके उपकरण क्या हैं तो इसके उपकरण मुख्य रूप से दृश्यमान परास में कुछ क्षमता के साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की अवरक्त परास में कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसमें ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट यानी OTE, एकीकृत विज्ञान उपकरण मॉड्यूल यानी ISIM, सूर्य कवच यानी सनशील्ड और अंतरिक्ष यान बस शामिल है। OTE वेधशाला की आंख है। इसमें दर्पण पर पश्च तल यानी बैक प्लेन शामिल है। ये अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा करता है और इसे ISIM के स्थिर विज्ञान उपकरणों को प्रदान करता है। पश्च तल यानी बैक प्लेन वेब की रीढ़ है और इसकी तरह एक दर्पणों का ये समर्थन करता है। ISIM में वेब कैमरे और उसका उपकरण शामिल है। इसमें 4 प्रमुख उपकरणों और उनके कई उप प्रणालियों को एक पेलोड को एकीकृत करता है। ये सूर्य कवच वेधशाला को गर्म सूर्य सामने वाले जो पक्ष यानी अंतरिक्ष यान बस और उसके सूर्य के ठंडे सूर्य विरोधी पक्ष OTE और ISIM से अलग करता है। सनशील्ड सूर्य पृथ्वी और अंतरिक्ष यान बस इलेक्ट्रॉनिक्स की गर्मी को OTE और ISIM से दूर रखता है ताकि जो वेधशाला के टुकड़ों को बहुत ठंडा रखा जा सके। अंतरिक्ष यान बस ये वेधशाला के संचालन के लिए एक सहायता कार्य प्रदान करती है। हमारा अगला आर्टिकल है कैमेलियन ट्रोजन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कैमेलियन ट्रोजन के बारे में। अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कुख्यात कैमेलियन ट्रोजन मेलवेयर की एक शक्तिशाली संस्करण की पहचान की है जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा है। कैमेलियन ट्रोजन के बारे में देखते हैं। तो ये एक मेलवेयर है जिसमें संवेदनशील जानकारी तक गुप्त रूप से पहुंचने के लिए एक फिंगरप्रिंट और एक अनलॉक सहित बायोमेट्रिक प्रणालीकरण विधियों को अक्षम करने के लिए क्षमता का कार्य करता है। ये मेलवेयर रणनीतिक रूप से वैध एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे कि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले गूगल क्रोम से जुड़ जाता है और उसके प्रभावी रूप से तत्काल पहचान से बच जाता है। ये इसकी पृष्ठभूमि में गुप्त रूप से काम करता है और ये विशेष रूप से पिन को लक्षित करते हुए बायोमेट्रिक सुरक्षा उपायों को भी अक्षम कर सकता है। जो भी सुरक्षा उपाय है उनको भेज सकता है। ये मेलवेयर ये बंडल कथित और रन टाइम के दौरान पहचाने नहीं जाते हैं, जिससे ये गूगल प्रोटेक्ट अलर्ट को मात दे सकता है और ये समझौता किए गए डिवाइस पर सुरक्षा सॉफ्टवेयर के गतिरोध उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ये गुप्त दृष्टिकोण ट्रोजन को तत्काल जवाबी उपायों से बचते हुए बिना किसी चिंता के संचालित करने की अनुमति देता है। इसकी कार्यप्रणाली एंड्रॉयड संस्करण के आधार पर भिन्न होती है।
ये एक बार सक्रिय होने पर ऑन स्क्रीन सामग्री चुरा लेता है और स्वयं की अनुमतियां बढ़ा देता है, और ये अपने डिवाइस को अनलॉक करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए जो पिन और उनका पासवर्ड होता है उसको पकड़ने के लिए इशारों का उपयोग कर सकता है। ये चुराए गए पिन को पृष्ठभूमि में डिवाइस को अनलॉक करने के लिए नियोजित किया जाता है, जिससे मेलवेयर क्रेडिट कार्ड, पासवर्ड और लॉगिन सूचना जैसी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। और उसके बाद मालवेयर उपयोगकर्ताओं को ऐप उपयोग की आदतों के बारे में भी जानकारी एकत्र करता है। जब डिवाइस उसके उपयोग होने से सबसे कम संभावना होती है तब ये हमला शुरू करता है। इससे बचाव के लिए अनौपचारिक स्रोतों से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करने से बचना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं को अज्ञात ऐप के लिए पहुंच योग्यता सेवा को सक्षम करने में से भी बचना चाहिए। हमारा अगला आर्टिकल है पीर पंजाल घाटी के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अपना रुख बदल लिया और ये पीर पंजाल घाटी को एक नए युद्ध क्षेत्र में बदलकर एक नए इस साल अन्य सुरक्षा विंगों की तुलना में सेना को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी कुछ जवान हमारे वहाँ भी शहीद भी हुए हैं, यहीं पे हमला किया है आतंकवादियों ने। पीर पंजाल घाटी के बारे में देखते हैं। तो ये एक उत्तर भारतीय हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला है। ये रामबन में शुरू होता है और ये जम्मू और कश्मीर के दक्षिण पश्चिम की ओर मुजफ्फराबाद जिले के अंतिम छोर तक ये फैला हुआ है। ये तेजी से 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई पर बढ़ रहा है। ये दक्षिण में जम्मू की पहाड़ियों को कश्मीर घाटी से अलग करता है, जिसके पास महान हिमालय स्थित है। ये सतलुज नदी के तट के पास खुद को हिमालय से अलग करती है और एक तरफ ब्यास और रावी नदियों और दूसरी तरफ चिनाब और नदियों के बीच ये विभाजन बनाती है। यहाँ पर प्रमुख दर्रे, तो इसमें 6 ऐतिहासिक दर्रे हैं यहाँ पर, जिसमें हाजी पीर दर्रा, गुलाबगढ़ दर्रा, रतन पीर दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बैरम गाला दर्रा इस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, तो इसमें देव टिब्बा ये 6,001 मीटर ऊंचाई है इसकी। इंद्रासन इसकी 6221 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला के पूर्वी छोर पर ये 2 महत्वपूर्ण चोटियाँ ये हैं। तो इसमें मैप में दिखाया गया है पीर पंजाल श्रेणी। ये पीर पंजाल श्रेणी है यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पर ये देखो सतलुज, चिनाब नदी, रावी और झेलम। अब आइए देखते हैं अगला हमारा आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है फ्रैंकोलिन, जो ग्रे फ्रैंकलिन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है ग्रे फ्रैंकलिन। ये अभी एक उत्साहजनक घटनाक्रम में मुंबई के अभी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में उसके अंदर एक ग्रे फ्रैंकलिन की सूचना मिली है। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्टिगार्निस पॉन्डिसेरिएनस। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं ग्रे फ्रैंकलिन के बारे में। ये ज़मीन पर रहने वाला पक्षी है जो अपनी विशिष्ट आवाज़ और गुप्त पंखों के लिए जाना जाता है। ये मांसाहारी यानी कीट भक्षी और शाकाहारी जो दाने वगैरह घास फूस खाते हैं, ये दोनों मतलब शाकाहारी मांसाहारी मतलब है दोनों है। इसका पर्यावास, तो ये ग्रे फ्रैंकलिन खुले मैदानों, झाड़ियों, खुले देश में नंगे जो या कम घास वाले जो मैदान होते हैं इनमें निवास करते हैं। और खुली खेती योग्य भूमि, जो मतलब जहाँ पर भूमि में फसल वगैरह होती है वहाँ पर झाड़ीदार जंगलों में भी ये पाए जाते हैं। और ये भारत में समुद्र तल पर 500 मीटर की ऊंचाई पर शायद ही कभी पाए जाते हों। ये ग्रे फ्रैंकलिन भारतीय उपमहाद्वीप और ईरान में पाए जाते हैं। इनका वितरण हिमालय की तलहटी के दक्षिण में पश्चिम की ओर सिंधु घाटी तक और पूर्व में बंगाल तक ये पाए जाते हैं। और ये उत्तर पश्चिम श्रीलंका में भी इनको देखा जाता है। संरक्षण की स्थिति इनकी जान लेते हैं। तो इसमें IUCN की जो लाल सूची होती है उनमें ये लीस्ट कंसर्न है, यानी अभी इनकी चिंता का कोई विषय नहीं है। अब देख लेते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्योंकि वहीं पे पाया गया है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे पहले बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये 2400 साल पुरानी कन्हेरी गुफाएं पार्क के भीतर स्थित चट्टान से बनाई गई हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर कदम्ब, सागौन, करंज, शीशम और बबूल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें जिजीफस, यूफोरबियास आदि इस उद्यान में पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर तेंदुआ, सांबल, चीतल, बंकिंग हिरण, रस्टी स्पॉटेड बिल्ली, लकड़बग्घा, कॉमन पॉम, सीबेट, छोटा भारतीय सीबेट, भारतीय कलगीदार जो शाही होता है, भारतीय खरगोश और भारतीय उड़ने वाली जो लोमड़ी होती है, और सामान्य लंगूर और बोनट मकाक आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं इसका। तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र का मैप है, तो इसका ये पश्चिमी छोर पर है, देख ले सकते हैं आप।
और बाकी अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के, उनको देख लेते हैं। एक है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, यहाँ पर है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये पूर्वी, सबसे पूर्वी छोर पर है इसके। और ये है टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, अन्य महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल अपना। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कोलिमा नदी के बारे में। तो आप देखते हैं, अभी हाल ही में 30 यात्रियों को ले जा रहा था एक सोवियत काल का एंटोनोव 24 विमान, और पायलट की गलती के कारण इसमें ये जमी हुई जो नदी है, ये कोलिमा पर सुरक्षित रूप से उतर गया। जो ये नदी है, ये कोलिमा नदी, ये मतलब उस समय उधर साइबेरिया क्षेत्र है, तो साइबेरिया क्षेत्र में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो उस समय नदियाँ जम जाती हैं, तो वहीं पे ये उतरा, इस इमेज में दिखाया गया है। इसके बारे में देखते हैं, कोलिमा नदी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूर्वोत्तर साइबेरिया के सुदूर पूर्वी रूस के एक नदी है, मतलब, और जो कोलिमा पर्वत से निकलती है, ये 2129 किलोमीटर लंबी है, और ये 6,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका आप वहाँ देख लेते हैं। तो ये ऊपरी मार्ग से कई तीव्र गतियों वाली संकरी घाटियों से होकर बहती है। ये कोलिमा नदी साइबेरिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और ये बेयर खोयांस्क रेंज जो है वहाँ से होकर गुजरती है। इस घाटी को धीरे धीरे ये चौड़ी होती जाती है और प्रस्तुत जो समतल और दलदली कोलिमा तराई में ये प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये साइबेरिया सागर यानी आर्कटिक महासागर में एक सीमांत समुद्र में ये गिरती है। ये निरंतर परमाफ्रॉस्ट द्वारा अंतर्निहित सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो साल में लगभग 8 महीने सितंबर के अंत से और जून तक ये नदी कई मीटर की गहराई तक जमी रहती है। ये मुख्य रूप से बसंत ऋतु में पिघलने वाले बर्फ और गर्मियों में होने वाली वर्षा का जल ये प्राप्त करती है। इसका संपूर्ण बेसिन टुंड्रा या पतले अल्प विकसित जंगल से ढका हुआ है, और ये मानव आबादी का विरल क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर मानव आबादी बहुत कम पाई जाती है। इस नदी में प्रति वर्ष लगभग 136 घन किलोमीटर पानी का औसत वार्षिक निर्वहन होता है, जब इसे आर्कटिक महासागर में गिरने वाली 6 सबसे बड़ी नदियों में से ये इसको बनाता है। तो आइए, इसमें मैप में इसको दिखाया गया है, ये कोटयामा नदी रिवर के बारे में। तो यहाँ से निकलती है, ये होते हुए इधर आती है, ऐसे इसका मैप में दिखाया। पूर्वी है ये रसिया का एरिया, और ये बेरिंग स्टेट है यहाँ पर, ये इधर अलास्का का क्षेत्र पड़ जाता है, ये अमेरिका का मतलब एरिया लैंड है यहाँ पर, और ये बेरिंग स्टेट इससे अलग करता है रूस और अमेरिका का। अब आइए देख लेते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल। तो पैट्रियट पेस 3 के बारे में हमारा अगला आर्टिकल है। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक पैट्रियट पेस 3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को निर्यात करने के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए जापान को कड़ी चेतावनी जारी की है, तब ये चर्चा में है। तो आइए देखते हैं पैट्रियट पेस 3 मिसाइल क्या है इसके बारे में। ये चरणबद्ध एयर ट्रैकिंग टू इंटरसेप्ट ऑफ टारगेट एडवांस कैपेबिलिटी 3 कार्यक्रम सभी मौसमों में सक्षम सतह से हवा में मार करने वाली एक रक्षा निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। इसे रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प द्वारा निर्मित किया गया है, और इसे अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इसने 2001 में अमेरिकी सेना और 2003 में अमेरिकी वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था। इसे जर्मनी, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, पोलैंड, कतर, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, ताइवान और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया है। इसे सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और उन्नत विमानों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है ई सॉइल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी शोधकर्ताओं ने नई इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी विकसित की है, जो एक नए अध्ययन में जौ के पौधों की वृद्धि को 50% तक बढ़ाने में सक्षम पाई गई है। तो ई सॉइल के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वातावरण में ई सॉइल एक कम शक्ति वाला बायो इलेक्ट्रॉनिक विकास सब्सट्रेट है, जो पौधों की जड़ प्रणाली और उसकी विकसित वातावरण को विद्युत रूप से उत्तेजित कर सकता है। ये नया सब्सट्रेट पर्यावरण के अनुकूल और जो सेलुलोज और पेडोट नामक एक प्रवाहकीय बहुलक से प्राप्त होता है। यह पिछले तरीकों के मुकाबले कम ऊर्जा सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है, जिसके लिए उच्च वोल्टेज और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री को आवश्यकता होती है। इसमें यह कम ऊर्जा का उपयोग करता है और संसाधन की खपत को भी कम करता है। इसका सक्रिय पदार्थ एक कार्बनिक मिश्रित आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। अब देख लेते हैं ई सॉइल कैसे काम करता है। तो जब जौ के पौधों की जड़ों को 15 दिनों के लिए
विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया जाता है तो ई सॉइल का उपयोग करके उनकी वृद्धि को 50% तक वृद्धि देखी गई है। ये शोध हाइड्रोपोनिकली उगाई जा रही उसमें उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं उनकी विविधता को बढ़ाते हुए अधिक प्रभावी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है और इसके लिए केवल पानी, पोषक तत्वों और एक सबस्ट्रेट की आवश्यकता होती है जिससे उनकी जड़ें जुड़ सकें। ये बृहद प्रणाली पानी को पुनः प्रसारित करने की अनुमति देती है और इससे ये सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक अंकुर को ठीक वही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत कम पानी का उपयोग होता है और सभी पोषक तत्व प्रणाली में बने रहते हैं, जो पारंपरिक खेती के साथ संभव नहीं हो सकता है। इसके लाभ क्या हैं? तो ये कृषि योग्य भूमि और कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले क्षेत्र को में मदद कर सकता है। और तो अब इसको देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का आप थोड़ा फोटो दिखा देते हैं उसके बारे में, उसके बाद आगे। इसमें देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम इस तरह से काम करता है, जैसे यहाँ से ये टीमर लगा दिया जाता है और यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर वाटर का टैंक रखा है बड़ा सा और यहाँ पर ये इसको आधे से ज़्यादा लगभग भर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से ये पंप करता है पानी, तो यहाँ से आता है और इसमें सब में पानी जाता है और धीरे धीरे इसमें नीचे जो एक ये क्यारी जैसा होता है सिस्टम इसमें रखा होता है, उसमें नीचे पानी गिरता रहता है। अगर पानी ओवरफ्लो होता है उसके लिए यहाँ पर एक लगाया जाता है सिंक, उससे इसमें वाटर में वापस पानी जो ओवरफ्लो होगा वो वापस पानी आता रहता है। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और ये मिट्टी रहित कृषि और ये पौधे उगते हैं। उगने के बाद में इसमें जब बड़े होते हैं तो इसमें फसल हो जाती है और उसमें जो भी आप उर्वरक है, न्यूट्रिशन जो भी देना है पौधे को, जो अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली काम करती है। अब आइए हम अपना अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य में एक पुरातात्विक उत्खनन का निर्देश दिया है। तो तभी ये चर्चा में है। ये सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है और इसे जून 1987 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसकी सीमाएं देखते हैं तो उत्तर की तरफ ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और पूर्वी सीमा इसकी बिहार से लगती है, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वनस्पतियों में यहाँ पर वनस्पतियों में भारतीय नम पर्णपाती वन प्रकार की मतलब वनस्पति पाई जाती हैं। नदियों में यहाँ पर बड़ी नदी गंडक, छोटी गंडक और जो प्यास और रोहिन नदियों द्वारा ये अपवाहित होता है। यहाँ पर लगभग 75% क्षेत्र में साल के वन हैं और आर्द्र क्षेत्र में जामुन, गुटल, खेमर, खैर पेड़ों आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का निचला क्षेत्र जो बारिश के दौरान जलमग्न रहता है, उसमें घास के मैदानों और बेंत के जंगलों के टुकड़े शामिल हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और छोटी बिल्ली, भारतीय सिपेट, लंगूर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। एविपुना, लिटिल कार्मोरेंट, स्केंक बर्ड, ब्राह्मीनी डॉक, कॉमन डील, लिटिल एग्रेट, कैटल एग्रेट और पैडी बर्ड आदि यहाँ पर की विविध प्रजाति हैं। इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप है और ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर देख सकते हैं आप उत्तर की ओर ये नेपाल से लगता है, यहाँ पर ये स्पॉटेड किया गया है ब्लैक कलर से, और इसमें पूर्व से ये बिहार से लगता है। तो इसके बारे में देख लिया। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ये तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य इसमें ये नेपाल और बिहार से सीमा साझा करता है। बस तो आज के सारे आर्टिकल फिनिश हुए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।